हाय एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉपीराइटिंग के अंदर। क्योंकि बेसिक चीज़ें हम सोचते हैं तो सोचते हैं कि बेसिक चीज़ें अपने को ज़्यादा क्रूशियल रोल नहीं होगा, उनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। बट हर टाइप की कॉपी अगर लिख रहे हो ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम 10 प्लस चीज़ें दिखने वाले हैं कि क्या चीज़ें अगर हम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ही है। हर कॉपीराइटर को ये चीज़ें ध्यान होना चाहिए। ये स्किप कभी नहीं होनी चाहिए अपनी। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो सिंपली दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। तो फर्स्ट थिंग आती है अपनी शॉर्ट सेंटेंसेस, जो कि हम रीडेबिलिटी के पार्ट की हम डिस्कस करते हैं कि कंटेंट को कैसे इंगेजिंग रीडेबल और बना सकते हैं। तो सेंटेंसेस अपने को शॉर्ट यूज करने हैं, जहां पर भी यूज करो, चाहे डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हो चाहे हेडलाइंस लिख रहे हो, शॉर्ट लिखने चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स, जब आप सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनाते हो, स्पेशली जब लैंडिंग पेजेस हो, प्रोडक्ट पेजेस हो, उन पे आपको सेंटेंसेस के साथ पैराग्राफ भी शॉर्ट रखने हैं, मतलब 1 2 3 सेंटेंसेस के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। देन ईजी एंड फैमिलियर वर्ड्स, जिन वर्ड्स से आपकी ऑडियंस ऑलरेडी फैमिलियर है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री के लिए लिख रहे हो उस इंडस्ट्री के वर्ड्स थोड़े अलग हो सकते हैं, तो आपको पता करना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे ऑडियंस फैमिलियर है, राइट। देन आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जिसका मीनिंग ऑडियंस को पता हो। देन अब जो हेडलाइंस लिखते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि कॉपीराइटिंग में सबसे ज्यादा पार्ट होता है अपना हेडलाइंस कैची लिखने का। जो हेडलाइंस लिखते हो उसके साथ आपका जो बाकी की कॉपीज है, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन है, कुछ आपने डिस्क्राइब करा किसी हेडलाइन को, नीचे आपने 2 3 लाइन्स लिखी है, सेंटेंसेस पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एक हेडलाइन में आपने जो चीज़ कन्वे करी है, उसको सपोर्ट करने वाली कुछ 2 3 लाइन आपने नीचे लिखी हो। तो इससे क्या होगा कि हेडलाइन हो सकता है थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव हो, उसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए आपने 2 3 सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखे हों। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेडलाइन कुछ और कह रही है और नीचे का कंटेंट जो आपके कॉपीज है वो कुछ और चीज़ कन्वे कर रही हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन राइट फॉर द लेमन, इसका मतलब क्या है कि आपको बेसिक लेवल से अपनी कॉपीराइटिंग स्किल्स में जो राइटअप्स होते हैं उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा सोचना है कि उसके लिए लिख रहे हो जिसको पहले से कुछ आइडिया नहीं है, उसने कभी कुछ करा नहीं है, उस हिसाब से लेमैन मतलब बिल्कुल एक बेसिक कॉमन मैन है, उसके लिए आपकी राइटअप्स होनी चाहिए। देन एटलीस्ट 1 इमेज आपको यूज़ करनी है अपने जो भी अपने कॉपीज़ वगैरह होती है, उससे क्या होगा कि कंटेंट थोड़ा एंगेजिंग बनेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लैंडिंग पेज लिखा, तो वहाँ पे अगर आप इमेजेस यूज़ करोगे, विजुअल एलिमेंट्स और यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोज़ भी यूज़ किया जा सकते हैं। उनसे क्या होगा कि आप यूज़र को थोड़ा एक ह्यूमन टच भी दे पाते हो। देन आपने बहुत सारी चीज़ अगर कन्वे करी है, तो थोड़ा बोरिंग ना हो आपका जो आपकी कॉपीज़ है, तो उसके लिए एटलीस्ट 1 इमेज आपको यूज़ करनी चाहिए। मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर पाते हो, तो और अच्छा है। देन कॉम्पिटिटिव रिसर्च सबसे क्रूशियल पार्ट प्ले करती है कॉपीराइटिंग के अंदर, क्योंकि आप ऑडियंस रिसर्च करते हो, सब कुछ जो रिसर्च वगैरह करते हो, समझते हो, पर्सोना भी बनाते हो। तो ये उससे बेटर तरीके से हम बना सकते हैं, अगर हम अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करें और उनका जो लैंडिंग पेज है या फिर कॉपीज़ है, एड कॉपीज़ के लिए भी आप रेफरेंस ले सकते हैं कॉम्पिटिटर का कि उन्होंने क्या करा है। क्योंकि टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं तो अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं मोस्ट केसेज़ में। नेक्स्ट स्टेप है कि ऑडियंस को अच्छे से समझना है हमको कि ऑडियंस है कौन? ये प्रोडक्ट, सॉल्यूशन या जो भी चीज़ है आपका, वो किसके लिए है? आप कोई ई-बुक भी फ्री वाली डाउनलोड करवा रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ई-बुक डाउनलोड करने कौन आने वाला है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके इमोशंस क्या है, ये अच्छे से आइडिया होगा, एक पर्सोना अच्छे से बनाओगे ऑडियंस का, तो हम अच्छे से चीज़ें कन्वे कर सकते हैं कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर अपनी कॉपीज़ में वो चीज़ें ट्रिगर करने के लिए अपने पास ऑप्शंस होंगे, आपने पता होगा अपने को कि क्या चीज़ें कन्वे करनी है एग्ज़ैक्टली। देन नेक्स्ट स्टेप है अवॉइड टू मच इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि आपको ये ट्राई नहीं करना है कि बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो ऑडियंस को कि बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और पहले क्या हुआ था, इसकी हिस्ट्री बताने लग गए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉपीज़ के अंदर टू द पॉइंट अपना पार्ट होता है, जो भी राइटअप्स होते हैं, टू द पॉइंट कि ये क्या चीज़ है, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको क्या बेनिफिट देने वाली है, आपके क्या चैलेंजेस सॉल्व करने वाला है, आपको और क्या चीज़ें फ्यूचर में हेल्प कर सकती हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको कन्वे करनी है, रेदर देन कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अटेंशन स्पैन ऑडियंस का आजकल बहुत कम होता है, तो आपको कैसे मैक्सिमम डिलीवरी कर पाते हो मिनिमम वर्ड्स में, वो इंपॉर्टेंट है। देन कॉपीराइटर्स या फिर बाकी सोशल मीडिया मैनेजर्स वगैरह भी जो काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हर जो पोस्ट बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि सेल्स पोस्ट की तरह देखते हैं। उसमें हमेशा ये सोचते हैं कि अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर लें, बट ऐसा नहीं होता। आपको ऑडियंस बिल्ड भी करनी है। पहले ऑडियंस बिल्ड करो, वहाँ पर एंगेजिंग कंटेंट बनाओ, एंगेजिंग कॉपीज़ बनाओ और हर जो पोस्ट है, उसमें आप हमेशा सेल्स मत सोचो। लैंडिंग पेजेज़ ऑफ कोर्स आपके हर जो लैंडिंग पेज होगा वो सेल्स ड्रिवन होगा, बट स्पेशली अगर बात करता हूँ कि सोशल मीडिया पोस्ट में भी आप जब कॉपीराइटिंग का यूज़ करते हो, उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि हर पोस्ट है, वो सेल्स ड्रिवन हो। आप कैची टाइटल्स लिखते हो, कैची हेडलाइंस लिखते हो, उसका मोटिव ये भी होता है कि आप ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो, बट वो सेल्स की तरफ नहीं सोचते हो, आप सोचते हो एंगेजमेंट रेट कैसे बूस्ट हो जाए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे हर पोस्ट, अगर आपका कंटेंट कैलेंडर बना रहे हो आप, प्लान बना रहे हो, तो सेल्स पोस्ट एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 3
पोस्ट के बाद एक सेल्स पोस्ट हो, नहीं तो ऑडियंस खुद बोर हो जाएगी कि हर बार ये तो सेल्स पोस्ट ही आता रहता है, आपको अनफॉलो भी अनसब्सक्राइब भी किया कर सकते हैं वो लोग। देन एक स्ट्रेटेजिक तरीका, स्पेशली जब वेब पेजेस की बात कर रहे हैं या फिर लैंडिंग पेजेस की बात करें, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 पैराग्राफ्स लिखे अपने पेजेस के ऊपर, तो उनमें से 2-3 चीजें सिर्फ कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजर को अगर वो पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ता है तो अलग से दिख जाए, तो आप उनको हाईलाइट में लाने के लिए क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, तो क्या होगा कि अगर वो पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ रहा है तो वो एक हाईलाइट वाली चीज उनको पहले दिख जाएगी, राइट? जिससे आप जो चीज़ें कन्वे करना चाहते थे वो हाइलाइट में आ गई। हाइलाइट वाली चीज़ उनको अगर अटेंशन ग्रैब कर ली उसने, तो हो सकता है वो पूरा सेंटेंस भी रीड कर ले। तो इसलिए आपको स्ट्रैटेजिकली हाइलाइट करने हैं आपको चीज़ें, इटैलिक से, बोल्ड करके या फिर अंडरलाइन करके। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि जो आप चीज़ें हाइलाइट करना चाहते हो ना, वो हाइलाइट हो ही नहीं पाएगी। एक्स्ट्रा चीज़ें जो है, वो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि क्लटर कर दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ग्रामरली जो अपना टूल है, उसको यूज़ करना ही करना है, क्योंकि ग्रामरली ऐसा टूल है जो कि आपको अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग का पार्ट बहुत ईज़ी कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई लैंडिंग पेज लिखा, डिस्क्रिप्शंस लिखे, एड कॉपीज़ लिखी, तो क्या करो, उनको ग्रामरली के अंदर भी वापस पेस्ट कर लो या फिर ग्रामरली के अंदर ही लिखना स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या होगा कि सजेशन मिलेंगे राइटिंग के, जिससे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ग्रामेटिकल एरर भी करा है, कुछ पंक्चुएशन मिसिंग करी है, एडिटिंग के कुछ सजेशंस हैं, वो आपको मिल जाते हैं। और और तरीके से, बेटर तरीके से करना है इसको, तो अप्रोच क्या करो, ग्रामरली का क्रोम एक्सटेंशन गूगल क्रोम के अंदर अवेलेबल है। अब क्रोम एक्सटेंशन से क्या होगा कि जब भी जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे होंगे ना अपने रिटन फॉर्म में कॉपीज़ को, तो वहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिंक्डइन पोस्ट पब्लिश कर रहे हो, आपने कुछ पोस्ट लिखी है, तो वहीं लिंक्डइन पोस्ट के अंदर ही आपको सजेशन मिल जाएँगे ग्रामरली के। ईमेल्स लिख रहे हो, ईमेल्स के अंदर ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राफ्ट के अंदर ही सजेशन ग्रामरली के। ये क्यों हो पाएगा? क्योंकि आप क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करना ही करना चाहिए ग्रामरली का, अगर आप कॉपी राइटिंग में अच्छा करना चाहते हो तो। देन सीटीए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब हमने क्लियर समझा है अभी तक कि हम ऑडियंस को चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन ले। जब अपने एड्स देख रहे हैं या फिर अपनी लैंडिंग पेज पे आए हो, तो उनको चाहता है कि कुछ एक्शन ले, राइट? जैसे बाय नाउ करा, ऐड टू कार्ट करा, परचेज़ करा। तो कॉल टू एक्शन बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज़ होना चाहिए एंड ऑडियंस को पर्सुएड करना है कि वो ऑडियंस वहाँ पर जाए। और कॉल टू एक्शन एटलीस्ट फर्स्ट थिंग ध्यान रखना है कि मल्टीपल कॉल टू एक्शंस हों। यूज़र कुछ एक्शन लेने के लिए दिखेगा ही नहीं, तो एक्शन लेंगे नहीं। तो एटलीस्ट आपके एंड से ये ट्राई कर सकते हो कि कॉल टू एक्शन मल्टीपल टाइम्स यूज़ किए हुए हो और स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज़ किए हो कि जहाँ पर आपने कुछ पर्सुएड करने का बोला है, वहाँ पे तो एटलीस्ट कॉल टू एक्शन हो। किसी भी टाइप का आपने जो आपके प्रोडक्ट पे और सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का कॉल टू एक्शन होना चाहिए, तो वो होना ही होना चाहिए। देन लास्ट अपनी टिप है कि प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में छोटा-सा एक डिफरेंस है कि एडिटिंग के अंदर आप मेजर चेंजेस कर रहे होते हो अपने कॉपीज़ के अंदर या फिर कंटेंट के अंदर। मतलब जैसे कि आपने सेंटेंस रिफ्रेज कर दिया, सेंटेंस लेंथी थे उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है? आपने कोई सेंटेंस हटा दिया, एक्टिव वॉइस में लिखने की कोशिश करी, कोई पैसिव वॉइस में था तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करा, या फिर कुछ सेंटेंस आपको लग रहा था कि इसकी नीड ही नहीं है तो आपने हटा दिया। तो एडिटिंग में मेजर चेंजेस होते हैं। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि आप माइनर चेंजेस करते हैं, अपर लेवल के चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉमा आना चाहिए था, नहीं लगाया तो आपने लगा दिया, फुल स्टॉप कहीं मिसिंग था तो ऐड कर दिया, पंक्चुएशन एरर ठीक कर दिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी वो ठीक कर दी। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई कॉपी लिखते हो तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहीं पे ये मिस्टेक्स ना हो आपकी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग वाली। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर राइटर या कॉपीराइटर जो होता है वो सोचता है कि मैंने अभी रिसेंटली लिखा है तो अच्छा ही लिखा है, सब सोच समझ के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लिखा है, बट ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ड्राफ्ट में हमेशा बहुत सारी मिस्टेक्स रह जाती है, तो आपको वो मिस्टेक्स फिक्स करनी है। वो कैसे करोगे? एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग में टाइम लगा के। तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। स्पेशली मैं एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इग्नोर्ड चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनका ध्यान होना चाहिए। सीटीए, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की लेंथ, पैराग्राफ शॉर्ट हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपकी कॉपीज़ को बहुत अच्छा बनाएँगे। थैंक यू।